एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने बेलारूस को लेकर एक बड़ा दावा किया है। दावा ये किया गया है कि बेलारूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस के सैनिक लगातार हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वहीं अचानक से बेलारूस पहुंचकर पुतिन ने S-400 मिसाइल सिस्टम और इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के 30 देशों ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन अभी तक वो रूस को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर पुतिन को ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि उन्होंने बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर भीषण हमला करने का प्लान तैयार कर लिया है? जंग के 303 दिन बाद अब बेलारूस भी यूक्रेन पर हमला क्यों करने जा रहा है? बेलारूस में पुतिन ने अचानक S-400 मिसाइल सिस्टम और इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अटैक के लिए तैयार क्यों कर दिया है? अब तो दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग में बहुत जल्द बेलारूस अपनी 60,000 सेना के साथ यूक्रेन पर हमला कर देगा। बेलारूस की सेना ने तो यूक्रेन पर हमला करने के लिए भारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारी हथियार, टैंक और तोपों से ड्रिल करने वाली बेलारूस की सेना ने यूक्रेन सरहद की तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया है। ये सभी तस्वीरें बेलारूस की सेना की हैं, जो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के आदेश के बाद यूक्रेन पर हमले की तैयारियां कर रही हैं। पुतिन और लुकाशेंको ने हाल ही में मिलकर यह फैसला किया है कि जिस तरह से पश्चिमी देश यूक्रेन को भारी हथियार, मिसाइल, टैंक और तोप देकर मदद कर रहे हैं, उसे देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि रूस और बेलारूस मिलकर यूक्रेन के ऊपर अटैक करें। Разумеется, в ходе сегодняшних переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства. Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. रूस यूक्रेन जंग को 300 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। युद्ध में रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने एक से बढ़कर एक मिसाइलें और हथियार यूक्रेन को दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अभी तक रूस को खदेड़ नहीं पाया है। बल्कि रूस ने यूक्रेन में ऐसा पलटवार किया है कि यूक्रेन के साथ साथ नाटो तक रूस के तेवरों को देखकर घबरा गया है। यानी अब रूस यूक्रेन जंग में जबरदस्त तरीके से पासा पलटने जा रहा है। बेलारूस से सटी यूक्रेन की सरहद से पुतिन के वफादार जल्लाद यूक्रेन पर भयानक हमला करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूक्रेन पर हमला करने की हरी झंडी दे दी है। जरा देखिए, बेलारूस सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन लाल रंग के चौकोर निशान के साथ युद्ध के मैदान में उतर पड़े। Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. Ну, вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе одинаково. Вот и все. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить в клин, не получится.
बाइडेन भी समझ चुके हैं कि अगर बेलारूस ने रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला किया तो फिर यूक्रेन को हार से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन नहीं पहुंच पाया है। और अभी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का पैट्रियट यूक्रेन तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि बेहद पेचीदा और तेज तर्रार पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को सीखने और चलाने में यूक्रेन की मिसाइल आर्मी काफी वक्त लगा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन की आग बरसाती मिसाइलों से कैसे बचा जाए, क्योंकि पुतिन ने बेलारूस की तरफ से रूसी सेना को हमला करने के लिए तैयार कर लिया है। दावा किया है कि ईरान ने रूस को 1700 कामिकेज ड्रोन सप्लाई किए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने अब तक 450 कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई की हैं। यूक्रेन ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस ने ईरानी मिसाइलें दागी तो अमेरिका ईरान पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदी बढ़ा देगा। तो राष्ट्रपति पुतिन ने -30 डिग्री में एक ऐसे युद्ध का प्लान बनाया है जहां खून बहेगा नहीं, जम जाएगा। -30 डिग्री पर कहां सुलग रहा है परमाणु युद्ध के शोले? क्या है पुतिन के सफेद परमाणु का सीक्रेट सच? जवाब आपको हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मिलेगा। पुतिन इस बर्फीले इलाके में क्या करने जा रहे हैं? इन तस्वीरों से अमेरिका क्यों बेचैन है? बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे इस जहाज से नाटो क्यों डरा हुआ है? आर्कटिक क्या है? रूस का प्लान क्या है? ये बर्फ का ऐसा दरिया है जहां परमाणु युद्ध करके कब्जा पाना है। आर्कटिक आने वाले दिनों में किसका होगा? इसकी लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। दावा है कि यूक्रेन के मैदान जंग से करीब 2000 किलोमीटर दूर दुनिया के सुपर पावर के बीच एक नई जंग की जमीन तैयार हो रही है। आर्कटिक पर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि आर्कटिक पर रूस, नाटो और चीन के वर्चस्व की लड़ाई कोल्ड वॉर का रूप ले चुकी है। लेकिन इस होड़ में रूस सबसे आगे दिख रहा है। वजह है आर्कटिक में रूस की सैन्य तैयारी। रूस की मिलिट्री डेवलपमेंट की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका समेत पूरे नाटो देशों को परेशान कर दिया है। सबसे पहले आप सैटेलाइट से ली गई इन खुफिया तस्वीरों को देख लीजिए। खुफिया तस्वीर नंबर 1, खुफिया तस्वीर नंबर 2, खुफिया तस्वीर नंबर 3, खुफिया तस्वीर नंबर 4, खुफिया तस्वीर नंबर 5, खुफिया तस्वीर नंबर 6, खुफिया तस्वीर नंबर 7, खुफिया तस्वीर नंबर 8। रूस की सैन्य तैयारियों का पर्दाफाश करने वाली इन तस्वीरों ने दुनिया के तमाम देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये खुफिया तस्वीरें कैसे आर्कटिक में रूस के परमाणु युद्ध की तैयारियों की पोल खोल रही हैं, इसे तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर आर्कटिक को लेकर रूस और बाकी दुनिया किस लालच में। यूं आर्कटिक में यूक्रेन से भी बड़े महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आर्कटिक की बर्फ को हटाकर कैसे यहां तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार की जा रही है। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव का इलाका है, जहां रूस तेजी से अपनी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। नाटो भी आर्कटिक में अपनी फौज का विस्तार कर रहा है। और तो और नॉर्वे भी बर्फ के इस समंदर में बारूद का बड़ा बैंक जमा कर रहा है। दरअसल आर्कटिक पर बर्फ अब तेजी से पिघल रही है। ये रूस के लिए भी फिक्र की बात है, क्योंकि आर्कटिक में बर्फ की मौजूदगी रूस के दुश्मनों के लिए अब तक एक प्राकृतिक रुकावट रही है। लेकिन अब ये बर्फ पिघल रही है और रूस इसे अपनी समुद्री सरहद के लिए खतरा मान रहा है। यही वजह है कि रूस अब आर्कटिक के आसपास अपने बड़े मिलिट्री बेस को बढ़ा रहा है।
इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए रूस अपनी उत्तरी सीमा पर सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों की किलाबंदी को मजबूत कर रहा है। इसी मकसद ने रूस ने फिनलैंड की सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम रूस में ओलेनेक गॉक्स में लगातार रेडार स्टेशनों को बढ़ा रहा है। ये रेडार फिनलैंड और नॉर्वे की सीमा से 400 किलोमीटर दूर बैरेंट्स सागर के तट पर पश्चिमी रूसी शहर ओस्ट्रोव व नॉय में भी बनाए जा रहे हैं। इसी तरह का निर्माण आर्कटिक सर्कल के ऊपर रूस के उत्तरी तट के करीब बोरकोटा में एक बेस पर किया जा रहा है। रेडार सिस्टम का विकास रूस के उत्तर पूर्व में टिक्सी एयर डिफेंस साइट पर भी किया गया है। इसी तरह रूस की सेना आर्कटिक महासागर के द्वीप में मौजूद रूस के सबसे उत्तरी सैन्य ठिकाने नगस्कोय हवाई अड्डे पर रनवे में सुधार कर रहा है। ऐसे ही पूर्वोत्तर रूस की मुख्य भूमि के तट से लगे कोटलनी द्वीप पर बने टेम्प एयर बेस के रनवे को भी आधुनिक बनाया गया है। रूसी सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रही है। ये पुतिन का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उन्हें यूक्रेन के बाद दूसरे युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। यूक्रेन के बाद आर्कटिक पर कब्जे के लिए पुतिन के पास स्पेशल जहाज भी है। पुतिन के पास आर्कटिक की बर्फ में लड़ने के लिए स्पेशल फोर्स भी है। पुतिन के पास आर्कटिक में अड्डे भी हैं और पुतिन के पास उन अड्डों को अमेरिका और नेटो से महफूज रखने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक भी है, जिसे दुनिया T-14 आर्माटा के नाम से जानती है। ये है पुतिन का सबसे तगड़ा टैंक T-14 आर्माटा, जो खास बर्फ और आर्कटिक जैसे इलाकों के लिए तैयार किया गया है। T-14 को रूस की सेना में गेम चेंजर कहा जाता है, लेकिन T-14 को पुतिन ने यूक्रेन में नहीं उतारा है। इसे खास आर्कटिक रीजन के लिए बनाया गया है, जो पूरे साल बर्फ से घिरा रहता है। रूस अब यहां न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर तैनात कर चुका है। रूस की ये ताकत ऐसी है जिसका मुकाबला अमेरिका दूर दूर तक नहीं कर पा रहा है। आइस ब्रेकर ही वो ताकत है जिसके जरिए आर्कटिक में रास्ता तैयार किया जाता है, और यहाँ रूस बाकी देशों से बहुत आगे है। रूस के पास अब 8 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर है, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 2 है। ये ऐसी विशालकाय मशीन है जिनके बिना आर्कटिक पर कब्जा करना किसी भी फौज के लिए नामुमकिन है। Все задуманное, несмотря на текущие сложности, мы обязательно претворим в жизнь. Для этого будем наращивать возможности нашего атомного ледокольного флота. И что принципиально, делать это надо. दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आइस ब्रेकर भी रूस के पास है, और बाकी देश इस ताकत की बराबरी नहीं कर पा रहे। दावा तो यहां तक है कि आर्कटिक पर कब्जा करने की कोशिश में रूस इस इलाके में अपने महाविनाशक हथियारों का जखीरा तैयार कर चुका है। CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज की सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि आर्कटिक के बर्फ में रूस ने महाविनाशक हथियारों का जखीरा जमा कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि आर्कटिक में रूस विध्वंसक हथियार के साथ बेहद खतरनाक मिलिट्री कैंप का निर्माण कर चुका है। आर्कटिक पर कब्जा करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कितना खतरनाक प्लान तैयार किया है, इसे सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए और विस्तार से समझ लीजिए। ये आर्कटिक में रूस के गद्रीव सबमरीन बेस की सैटेलाइट तस्वीर है। खबर के मुताबिक रूस के गद्रीव बेस पर परमाणु ड्रोन पोसाइडन पहले से ही तैनात है। अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन भी तैनात करने जा रहा है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे रूस ने अपने बेस पर हथियारों को रखने के लिए नया स्टोर और मिसाइल लोडिंग फैसिलिटी बनाई है। अब इस दूसरी सैटेलाइट तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये आर्कटिक सागर में मौजूद रैग्नल आइलैंड में रूस के एक रेडार स्टेशन की सैटेलाइट तस्वीर है। यहाँ रूस का सोपका 2 रेडार सिस्टम तैनात है। तस्वीर में नजर आ रही इमारत के गुंबदनुमा हिस्से में सोपका 2 रेडार सिस्टम के एंटीना लगे हैं। इसके अलावा इस रेडार स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशन रूम अलग से बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस स्टेशन की पावर सप्लाई के लिए अलग से एक पावर जनरेशन यूनिट लगाया गया है, ताकि यहाँ के ऑपरेशन लगातार जारी रहे।
ये पहली बार नहीं है जब आर्कटिक पर रूस के कब्जे का ऐसा खतरनाक प्लान पर्दाफाश हुआ है। इससे पहले साल 2021 में अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN ने भी दावा किया था कि रूस ने आर्कटिक में अपनी 3 बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल पनडुब्बियों की तैनाती की है। रूस के आर्कटिक प्लान को समझाने के लिए आइए हम आपको एक और सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हैं। ये आर्कटिक इलाके में मौजूद अलेक्जेंड्रा आइलैंड में रूस का नया सैन्य ठिकाना है। रूस का ये सैन्य ठिकाना उत्तरी पोल के सबसे करीब है। तस्वीर के दाएं हिस्से में यहाँ काम करने वाले लोगों के रहने और दूसरे प्रशासनिक कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की गई है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि आर्कटिक इलाके में अलेक्जेंड्रा बेस रूस की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सबसे बड़े बेस में से एक है। दरअसल रक्षा विशेषज्ञों को शक है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो रूस आर्कटिक में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों की बदौलत अमेरिका और कनाडा समेत यूरोप के कई देशों को एक साथ निशाना बना सकता है। आर्कटिक में पुतिन की फौज का प्रेशर और यूक्रेन में रूस के हमले को देखते हुए नाटो ने मार्च के महीने में एक युद्धाभ्यास भी किया था जिसका नाम कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 था। इस एक्सरसाइज में नाटो ने बर्फ में लड़ने वाली अपनी खूबी को आजमाया था। लेकिन दावे के मुताबिक रूस की तैयारी और देशों के मुकाबले बहुत आगे की है। इस वक्त आर्कटिक सागर में रूस की नौसेना एक प्लान के तहत काफी एक्टिव है। इतना ही नहीं, रूस ने आर्कटिक में एक नहीं बल्कि 7 अहम सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। टिक्सी शहर में रूस की सेना का एक अहम एयरपोर्ट और बंदरगाह है। रैग्नल आइलैंड में रूस अपना रेडार स्टेशन और एक नया एयरबेस तैनात कर चुका है। कोटिनली आइलैंड में रूस अपने नए सैन्य ठिकाने के साथ रेडार स्टेशन, एयरबेस और मिसाइल लॉन्च पैड स्थापित कर चुका है। अलेक्जेंड्रा आइलैंड में रूस अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बेस तैयार कर चुका है। नोवाया ज़ेम्लिया में रूस का एयरबेस, रेडार स्टेशन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। सेवरामोरस में रूस की उत्तरी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। कोला पेनिनसुला में रूस का बड़ा सबमरीन बेस है। इसके साथ रूस के इस सैन्य ठिकाने पर न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा यहाँ रूस अपनी परमाणु टॉर्पीडो ड्रोन पोसाइडन भी रखता है। यूक्रेन में युद्ध से बहुत पहले पुतिन ने आर्कटिक को लेकर कई खामोश दावे किए हैं और वो इसे कई बार दोहरा भी चुके हैं। पुतिन चाहते हैं कि रूस और उसके आसपास खाली पड़े इलाकों में तेल खनन को तेज किया जाए। इसके लिए वो आर्कटिक की गहराई में मौजूद तेल और गैस के खजाने को तेजी से निकालना चाहते हैं। रूस के आर्कटिक से लगे इलाके में महज 20 लाख लोग रहते हैं, लेकिन यह ऐसा कीमती इलाका है जहां से रूस की कमाई का 20% हिस्सा आता है। वहीं दुनिया के नए प्राकृतिक तेल और गैस के भंडारों में से 22% आर्कटिक क्षेत्र में है और इस पर रूस समेत कई देशों की नजर है। ऐसे में दसियों खरब डॉलर के गैस और तेल तक पहुंच बनाने के लिए दुनिया के सभी देश तेजी से इस इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे तेज रफ्तार रूस की है। आर्कटिक महासागर के किनारे 6 देश हैं। इनमें रूस, कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है। ऐसे में अब तक वीरान पड़ा यह इलाका बहुत तेजी से दुनिया का ध्यान खींच रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है। जब बर्फ पिघलेगी तो इससे भी बड़े पैमाने पर तेल और गैस को खोजने की लड़ाई शुरू होगी और तब जिसकी जहां तक पहुंच होगी वो वहां अपना हक जताएगी। लेकिन पुतिन के ऑर्डर पर रूस ने अपने उत्तरी इलाके में 50 से ज्यादा ऐसी मिलिट्री फोर्स को खोल दिया है जो सोवियत काल में तैयार की गई थी। यहाँ 10 रेडार स्टेशन अपग्रेड कर दिए गए और परमाणु हमला करने वाली मिसाइलें भी तैनात कर दी गई हैं। ऐसे में आर्कटिक में चल रही वर्चस्व की जंग अगर तेज हुई तो उसे परमाणु युद्ध में बदलने में भी देर नहीं लगेगी। वो आने वाला है। आज रात फिर से 25 बार डस चुका है। आज फिर डसेगा, लेकिन हम भी तैयार हैं।
और वो आया तो जैसे तूफान आ गया। जानी दुश्मन, आज रात 8:57 पर। यात्री घायल हुए, घायल यात्रियों का इलाज अस्पताल में जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। दिल्ली में 48 घंटे सताएगी शीतलहर, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में ठंड का प्रचंड प्रहार जारी। शीतलहर की वजह से दिल्ली में पारा 5.3 डिग्री तक लुढ़का। घनी कोहरे की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में घुसा बाघ। गांव में बाघ घुसने से 15 दिनों से लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम बाघ के रेस्क्यू में जुटी। साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा 2022 में हर क्षेत्र में भारत का दमखम दिखा। कोरोना को लेकर पीएम ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजियाबाद में देखी पीएम की मन की बात। कहा पीएम मोदी ने राजनीतिक उपयोग के लिए कभी इसका उपयोग नहीं किया, हमेशा गैर राजनीतिक मुद्दों की बात की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल समाधि जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति ने भी दी श्रद्धांजलि। संसद भवन परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के अलावा दोनों सदनों के सदस्यों ने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सीएम योगी शामिल हुए। योगी ने वाजपेयी जी को भारतीय राजनीति का अपराजेय योद्धा बताया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गांधीनगर में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाघ मेले में तैयारी का जायजा लिया। माघ मेले को लेकर तैयारियां पुरजोर की गई थी। कोरोना को देखते हुए डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। चीन में कोरोना से मचा हाहाकार। एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख लोगों के संक्रमित होने की आशंका। मरीजों से अस्पताल खचाखच भरे। अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन का इंतजार। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बीजिंग में हालात खराब होने के बाद कोल्ड स्टोरेज में शव रखे जा रहे हैं। एक कोल्ड स्टोरेज में करीब 15,000 शवों को रखा गया। चीन में कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बीजिंग के एक मस्जिद का वीडियो सामने आया है जिसमें शवों के ढेर लगे हुए हैं। चीन के जिंगांगसू प्रांत में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। एक अस्पताल से आई डरावनी तस्वीर। चारों तरफ दिखा लाशों का अंबार। चीन में कोरोना तबाही मचा रहा है। अस्पताल में लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं। वहीं चीन सरकार ने कोरोना के आंकड़े देने से साफ इनकार कर दिया। पूरे देश में आज मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों में शुरू हुई प्रार्थना सभाएं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्रिसमस की बधाई दी। कोरोना के बीच दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वेटिकन सिटी से लेकर देश भर के गिरजाघरों में आधी रात को हुई प्रार्थना। केरल के एर्नाकुलम में क्रिसमस के मौके पर सेंट मैरी कैथेड्रल बेसिलिका में सामूहिक प्रार्थना को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। दोनों गुटों में विरोध को देखते हुए पुलिस ने चर्च को खाली कराया। जंग के बीच यूक्रेन के मारियोपोल के एक चौक पर रूसी सेना के अधिकारियों ने बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया। 20 मीटर ऊंचे क्रिसमस ट्री को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लाया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हिंसक प्रदर्शन जारी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते नजर आए प्रदर्शनकारी। शूटिंग के दिन आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत हुई। गुस्से में लोग दिखाई दिए। अफगानिस्तान की महिलाओं को लेकर तालिबान सरकार ने एक और नया फरमान जारी किया। वहां महिलाओं की नौकरी पर बैन लगा दिया गया है। विरोध में कुछ महिलाएं सड़क पर उतरकर भी विरोध जताती नजर आई। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घर से लेकर सड़क पर बर्फ की मोटी सफेद चादर जम गई है। सड़क पर फिसलन की वजह से भीषण जाम लग गया है। मीरपुर टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर और आर अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 71 रन की अटूट साझेदारी की और इसी जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। तुनिशा मौत केस में एक्टर सीजान खान 4 दिन की पुलिस रिमांड पर। वसई कोर्ट में पुलिस ने मांगी थी 7 दिन की कस्टडी। टीवी एक्टर तुनिशा शर्मा का आज शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया।
सामने आई एक्टर तुनिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गले में फंदा लगाने की वजह से हुई मौत। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी शिजान नहीं कर रहा है जांच में सहयोग। तुनिशा मौत केस की एफआईआर में बड़ा पर्दाफाश। शिजान के साथ रिलेशनशिप में थी तुनिशा। 15 दिन पहले झगड़े की वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ। शिजान खान के वकील शरद राय ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा संदेह के आधार पर सिर्फ ये आरोप लगाए गए हैं, अभी कोई सबूत नहीं मिले। तुनिशा मौत मिस्ट्री में वसई पुलिस से सीरियल से जुड़े कुछ और लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया है। बीती रात भी सेट पर मौजूद लोगों के साथ पुलिस ने पूछताछ की थी। तुनिशा मामले में बीजेपी नेता राम कदम का बयान। कहा परिवार को न्याय मिलेगा। अगर मामला लव जिहाद का निकला तो होगी जांच। आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। सेट पर तुनिशा के साथ काम कर रहे एक्टर का बयान सामने आया। एक्टर पार्थ ने दावा किया है कि तुनिशा कुछ दिनों से तनाव में थी। तुनिशा किसी तरह का कोई नशा नहीं करती थी। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोली लगने से 5 महिलाएं घायल। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मणिपुर के इंफाल में पुलिस की गोली से एक महिला की मौत हो गई। दुकान मालिक और ग्राहक में कहासुनी के दौरान हुई कई राउंड फायरिंग। इस दौरान एक गोली महिला को लगी। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़के की कार से कुचलकर हत्या की गई। राजनीतिक रंजिश में हत्या का आरोप। नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सड़क पर एक लड़का मोटरसाइकिल से स्टंट करता नजर आया और इस दौरान मोटरसाइकिल पर डांस भी करता दिखा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भोपाल में 3 महिलाओं ने बुर्के की आड़ में एक दुकान में चोरी की। 27 अंगूठियां लेकर फरार हुई महिलाएं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पंजाब के लुधियाना में एक आदमी गली के कुत्तों पर बंदूक चलाता नजर आया। कुत्तों का शेल्टर होम तोड़ने का आरोप। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नशे की हालत में 50 फीट गहरे कुएं में गिरा एक आदमी। पुलिस ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल को कामयाबी। उरी में भारी मात्रा में हथियार बरामद। सेना ने 8 AK-47, AK-74 राइफल को बरामद किया। 12 चीनी पिस्टल भी बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने बाजार के पास से आईडी बरामद किया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे आईडी। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध यात्री गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार यात्री दरभंगा से मुंबई जा रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में कारोबारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद 10 लाख रुपए लेकर फरार हुए अपराधी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किए। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जमीन खोदकर हजारों लीटर देशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब को पुलिस ने नष्ट किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने पर आदमी गिरफ्तार। पोस्ट में दूसरे धर्म के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद लोग आक्रोशित थे। गुजरात की सूरत में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 300 जोड़ों की शादी हुई। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में 5000 किलो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रूस को जंग में मात दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से एक दिन में यूक्रेन के कमांडर 300 रूसी ठिकानों को बर्बाद कर रहे हैं। हर इस्तेमाल के बाद बेहतर होती जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको बताएं, और एआई तकनीक टारगेट पर अचूक निशाना लगाती है। और ऐसे में अमेरिका ने रूस की सीमा से सटे यूक्रेन में 30 से ज्यादा बायो लैब बनाई थी, जिसमें 30 खतरनाक वायरस वाले बायो बम पर रिसर्च की जा रही थी। लेकिन रूस ने अमेरिका की इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और अब अमेरिका अपने लैब्स को यूक्रेन से चोरी छिपे शिफ्ट करने में जुटा हुआ है। अमेरिका ने रूस के करीब ये बायो लैब्स क्यों खोली थी, इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो समझेंगे।
यूक्रेन में अमेरिका के सबसे खुफिया ऑपरेशन की भनक जब से रूसी जासूसों को लगी है, तब से पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन में अमेरिका का यह खुफिया ऑपरेशन था बायोलॉजिकल रिसर्च लैब, जिसमें रूस में भयानक तबाही मचाने के लिए बनाए जा रहे थे जानलेवा जैविक हथियार। रूस का आरोप है कि अमेरिका ने यूक्रेन में रूस की सीमा से सटे इलाकों में कई बायो लैब्स बनाई थी, जिनमें खतरनाक बायो वेपन्स बनाने का काम जारी था। लेकिन पिछले महीने रूस ने अमेरिका की इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद अमेरिका यूक्रेन में अंजाम दिए जा रहे अपने खुफिया मिशन का नामो निशान मिटाने में जुट गया है। यानी कि अमेरिका किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के यूक्रेन पहुंचकर जांच करने से पहले अपने लैब्स को यूक्रेन से यूरोप और मध्य एशिया देशों में शिफ्ट करने में जुट गया है, ताकि अमेरिका के इस खुफिया ऑपरेशन का सबूत दुनिया के हाथ न लगने पाए। लेकिन रूस को अमेरिका के इस पैतरे की भनक लग गई, जिसके बाद रूसी परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा सैनिकों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरोलेव ने पूरी दुनिया के सामने फिर से अमेरिका को बेनकाब कर दिया। जैविक हथियारों के नवे समीक्षा सम्मेलन में रूसी जनरल ने पेंटागन की पोल खोलकर रख दी और कहा कि अमेरिका यूक्रेन से अपने मिलिट्री बायो लैब्स को मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में चोरी छिपे शिफ्ट करने में जुटा है। अमेरिका इन लैब्स को यूक्रेन से निकालकर पूर्वी यूरोप के बुल्गारिया, चेक गणराज्य और बाल्टिक जैसे इलाकों में बना रहा है। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि बायो लैब्स के नए ठिकानों के लिए अमेरिका की नजर एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में केन्या, कंबोडिया, सिंगापुर और थाईलैंड पर जमी है। इन देशों में पहले से ही हाईटेक बायो लैब्स हैं, इसलिए अमेरिका इन देशों में अपनी बायो लैब्स बनाना चाहता है। रूस ने दावा किया है कि उसके हाथ पेंटागन के वो दस्तावेज लग गए हैं जिन्हें यूक्रेनी और पेंटागन के अधिकारी मिलकर चला रहे हैं। मतलब साफ है कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की रजामंदी से ही अमेरिका के बायो लैब्स चलाए जा रहे हैं। इन लैब्स के लिए संक्रामक रोगों का सैंपल लाने का काम यूक्रेनी सेना के जवान करते हैं, जो स्थानीय लोगों के सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसे सुरक्षित लैब तक पहुंचाते हैं। अब समझने की बात यह है कि अमेरिका को यूक्रेन में रूसी सीमा के पास बायो लैब्स बनाने की क्या जरूरत पड़े। दरअसल यूक्रेन कभी सोवियत रूस का हिस्सा था। यूक्रेनी और रूसियों की शारीरिक क्षमता एक जैसी है, इसीलिए अमेरिका ने रूसी सीमा के पास बायो लैब्स बनाए ताकि स्थानीय लोगों में पनप रही बीमारियों पर स्टडी कर ऐसा बायो वेपन बनाया जाए जो ज्यादा से ज्यादा रूसी सेना और नागरिकों को अपनी चपेट में ले सके। दरअसल कुछ दिनों पहले एक अमेरिकी गैर सरकारी संगठन डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी ने यूक्रेन में अमेरिकी बायो लैब्स पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के जारी होते ही पेंटागन के अधिकारियों ने रिपोर्ट को सेंसर कर दिया और उसमें से 80% अहम जानकारी को हटा दिया। लेकिन तब तक रूसी खुफिया विभाग के हाथ वो रिपोर्ट लग चुकी थी, जिसमें यूक्रेन में चल रही अमेरिका की एक बायो लैब्स की डिटेल मौजूद थी। इन लैब्स में कितने एक्सपर्ट्स हैं, किस लैब का मैनेजर कौन है और किस लैब में कितने कर्मचारी हैं, ये सारी जानकारी शामिल थी। यही नहीं, डिफेंस थ्रेट की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया था कि किस लैब में किस खतरनाक वायरस पर बायो वेपन बनाने के लिए रिसर्च जारी है। पिछले महीने इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने दुनिया को अमेरिका की करतूतों को बताते हुए कहा था कि रूस के पास अमेरिका के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, जिन्हें वो आगामी जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पेश करेगा। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिकी लैब्स में मानव पैथोजेंस पर रिसर्च की जा रही है, जिनमें ऐसे बायो वेपन्स बनाने पर रिसर्च की जा रही है कि जिन वायरस पर वैक्सीन का कोई असर नहीं होता। हालांकि अमेरिका ने रूस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बायो वेपन्स दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। अगर रूस यूक्रेन युद्ध में किसी पक्ष ने बायो वेपन का इस्तेमाल किया तो उसके घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। युद्ध में बायो वेपन का इस्तेमाल होने पर दुनिया कोरोना के साथ दूसरी महामारी की चपेट में आ सकती है, जिसमें दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। क्योंकि रूसी दावे के मुताबिक यूक्रेन में अमेरिका के 30 से ज्यादा बायो लैब्स एक्टिव हैं,
जिनमें प्लेग, एंथ्रेक्स, टोलारेमिया और हैजा जैसी घातक बीमारियों के हथियार बनाने पर काम जारी है। रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों का भी खुलासा किया था जहां अमेरिकी लैब एक्टिव है। रूस ने कहा था कि लिविव, खार्कोव और पोल्टावा में अमेरिका की 30 से ज्यादा बायो लैब्स महाविनाशक हथियारों पर रिसर्च कर रही हैं। हालांकि रूस के इस आरोप पर सफाई देते हुए अमेरिका ने कहा था कि वो यूक्रेनी बायो लैब्स को रूस के हाथों में पड़ने से बचा रहा है और वो ऐसा करता रहेगा। Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces. बायो वेपन केमिकल हथियार से बहुत अलग होते हैं। इसमें इबोला जैसे खतरनाक विषाणुओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम रखने वाले रूस के पास किसी जमाने में सबसे ज्यादा जैविक हथियार हुआ करते थे। सोवियत संघ के दौर में रूस ने एक व्यापक बायोलॉजिकल हथियार कार्यक्रम चलाया था, जिसे बायो प्रेपरेट नामक एजेंसी चलाया करती थी। इस एजेंसी में 70,000 लोग काम किया करते थे। शीत युद्ध खत्म होने के बाद जब वैज्ञानिक इस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए पहुंचे, तो यहां उन्हें पता चला कि सोवियत संघ ने एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स और अन्य बीमारियों के पैथोजन को व्यापक स्तर पर तैयार किया था। दक्षिणी रूस के एक द्वीप पर जीवित बंदरों पर इन पैथोजन की टेस्टिंग भी की गई थी। यही नहीं, इस एजेंसी ने एंथ्रेक्स के स्पोर्स को लंबी दूरी वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के वॉर हेड में लोड किया हुआ था, जिनका निशाना अमेरिका, पश्चिमी देशों के शहर थे। रूसी जनरल इगोर किरोलिव ने आरोप लगाया है कि अमेरिका यूक्रेन से जिन बायो लैब्स को हटा रहा है, यूक्रेनी प्रशासन उन लैब्स का नामो निशान पूरी तरह से मिटा दे रही है। लैब शिफ्ट होने के बाद यूक्रेनी प्रशासन उस इमारत को ऐसे रिडिजाइन कर रहा है जिससे वो किसी भी एंगल से लैब नजर न आए। ऐसा इसलिए ताकि अगर भविष्य में रूस के सैनिक उन इलाकों पर कब्जा कर लें तो उन्हें किसी भी तरह से लैब से जुड़ी कोई जानकारी हासिल न हो। अमेरिका जैसे देश अपनी जमीन पर बायो लैब्स नहीं बनाते क्योंकि इससे खतरनाक बीमारी फैलने का खतरा रहता है, जैसा कि चीन के वुहान में हुआ। वुहान के बायो लैब से ही कोरोना का वायरस आजाद हुआ, जो कि अब तक पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी खत्म कर चुका है। अब चीन का ये भस्मासुर खुद उसी के नागरिकों पर मौत का कहर बनकर टूट पड़ा है। इसीलिए अमेरिका यूक्रेन जैसे देशों को फंडिंग कर उनकी जमीन पर बायो लैब समेत वो हर गैर कानूनी खतरनाक मिशन को अंजाम देता है जो उसके लोगों की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और फंडिंग के बोझ से दबे यूक्रेन जैसे देश चाहकर भी अमेरिका जैसे देश को बायो लैब्स खोलने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमेरिका ही है जिसके हथियारों के दम पर रूस पिछले 10 महीनों से रूस के सामने न सिर्फ टिका है बल्कि करारा जवाब भी दे रहा है। वाशिंगटन से कीव तक 24 घंटे मीटिंग्स चल रही हैं। पहली बार पुतिन के बयान ने दुनिया के बड़े-बड़े वॉर एक्सपर्ट के माथे पर बल ला दिया है। क्या है पुतिन का फैसला और क्यों वाशिंगटन से कीव तक हड़कंप मचा हुआ है, हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए।
बड़ी मशहूर कहावत है, जो डर गया समझो मर गया। लेकिन पुतिन जैसे निडर और बहादुर लीडर को भी अगर डर लग जाए तो समझ लीजिए कि दुश्मन की आफत आनी एकदम तय है। पुतिन अपनी चारों तरफ बिगड़ रही परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। पुतिन यूक्रेन की जंग में पिछड़ रही रूस की आर्मी को एक कवच देना चाहते हैं। पुतिन अमेरिका समेत अपने 30 दुश्मन नाटो मुल्कों के सामने एक फौलाद की दीवार खड़ी करना चाहते हैं और ये सारे काम वो एक ही हथियार से करना चाहते हैं। इस हथियार का नाम है परमाणु बम। पुतिन का ऐलाने एटम। याद कीजिए, जंग के 300 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। पुतिन के खिलाफ लिखने वाले बाइडेन के समर्थक अखबार चाहें तो पुतिन पर कितने ही आरोप लगाएं, लेकिन सच ये है कि पुतिन ने अब तक परमाणु हथियारों के मुद्दे पर सिर्फ धमकी दी है, कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन पहली बार पुतिन ने यह ठान लिया है और यह मान लिया है कि धरती से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है, आसमान से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है और समंदर से भी परमाणु हमले की पूरी तैयारी है। आखिर क्यों पुतिन की जुबान पर अब सिर्फ और सिर्फ परमाणु है? आखिर क्यों पुतिन ने अब यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध कह दिया है? आखिर क्यों पुतिन ने चलते हुए युद्ध के बीच उस नेपोलियन बोनापार्ट का जिक्र किया है जिसको दुनिया ने विश्व विजेता का खिताब दिया है? एक तरफ यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मार दिए हैं और दूसरी तरफ रूस ने धमकी भी दी है कि अगर वो अमेरिका और रूस के रिश्ते अब आइस एज यानी बर्फ युग की तरफ जाने वाले हैं। आखिर पुतिन के इन धमकियों का मतलब क्या है? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे जंग की सबसे दिलचस्प तस्वीर से, जहां रूस के एक बेहद घातक ड्रोन से यूक्रेन के टैंक की सुरक्षा हुई है। यूक्रेन ने कैसा जाल बिछाया जिसमें रूस के ड्रोन फंस गए, ये तस्वीर देखिए। जंग में कैसे एक फॉर्मूला करोड़ों रुपए के टैंक को बचा सकता है, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल ये यूक्रेन का एक टैंक है जिस पर कैमोफ्लेज नेट लगा हुआ है और रूस का ड्रोन लैंसेट कामिकाजे इस जाल को टकराकर नष्ट हो गया और टैंक बाल बाल बच गया। इस तरह सिर्फ एक जाल ने 2 क्रू मेंबर्स की जान भी बचा ली और इसके साथ ही करोड़ों के टैंक की भी हिफाजत की है। और इसीलिए पुतिन की आर्मी दांत पीस कर रह गई। ज़ेलेंस्की की आर्मी के इन चालों से परेशान होकर ही पुतिन ने एक बेहद खौफनाक कदम उठा लिया है। पुतिन ने अपने हथियारों के जखीरे से एक महाभयंकर अस्त्र निकाल लिया है, एक ऐसी मिसाइल जिसका नाम सुनकर ब्रिटेन में हड़कंप मच जाता है, एक ऐसी मिसाइल जिसके जिक्र से ही बाइडेन के माथे पर बल पड़ जाते हैं। इस मिसाइल का नाम है RS-28 सर्मात। अगर पुतिन ने खुद अपने बयान में सर्मात मिसाइल का नाम लिया है तो इसका मतलब है जंग में सर्मात कयामत लाने वाली है। इस मिसाइल का नाम लेकर पुतिन ज़ेलेंस्की और बाइडेन को डरा रहे हैं। उस मिसाइल का खौफ क्यों है आपको समझाएंगे, लेकिन पहले पुतिन का ये बयान सुनिए जिसमें सर्मात मिसाइल का शौर्यगान है। Стратегического паритета в целом баланса сил в мире. В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегической ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшие... पुतिन ने खुद सर्मात अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र करके अमेरिका को डराया है। सर्मात मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं।
सरमात 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह कर सकती है। अमेरिका के बड़े बड़े शहर इस मिसाइल की रेंज में हैं। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि पुतिन भी जानते हैं कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए उनको सरमात मिसाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉस्को से कीव की दूरी सिर्फ 876 किलोमीटर है। यहां तक वार करने के लिए तो पुतिन की किंजल मिसाइल ही काफी है, जो 2000 किलोमीटर तक के दायरे में वार कर सकती है। लेकिन 18,000 किलोमीटर तक वार करने के लिए तो सरमात का इस्तेमाल करना होगा। अगर मैप में देखें तो मॉस्को से वॉशिंगटन डीसी की दूरी 7,816 किलोमीटर ही है और सरमात मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है, यानी पूरा अमेरिका सरमात की जद में। सरमात मिसाइल की और भी कई बातें खास हैं। सरमात मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ सरमात मिसाइल 12 बार 12 अलग अलग जगह पर हमला कर सकती है। इसे 16 एटम बमों वाला शैतान भी कहा जाता है, क्योंकि रूस चाहे तो सरमात मिसाइल के वॉरहेड 12 से बढ़ाकर 16 भी कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमात के एक वॉरहेड का वजन 550 किलो टन है। जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद किया था, वो 15 किलो टन का ही था। रूस के मिसाइल सेंटर के डायरेक्टर व्लादिमीर डेगत्यार के मुताबिक रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइल RS-28 सरमात का उत्पादन शुरू कर दिया है। RS-28 सरमात मिसाइल रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगले 40 से 50 सालों में सेना का दम बढ़ाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन का यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब दावा किया जा रहा था कि रूस के बारूदी गोदाम खाली होने लगे हैं। मिसाइल बची नहीं है और ड्रोन भी नाम मात्र के हैं, लेकिन पुतिन बार बार दुनिया को चौंकाने का दमखम रखते हैं। इसके अलावा पुतिन ने एक और मिसाइल का नाम लिया है, ज़िरकॉन। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस की नौसेना के पास जनवरी की शुरुआत में नई हाइपरसोनिक ज़िरकॉन क्रूज मिसाइलें होंगी। ये वो हथियार है जिसे मॉस्को ने हाल ही में तैयार किया है। पुतिन ने इसका भी ऐलान कर दिया है कि नई ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को जनवरी की शुरुआत में एडमिरल गार्शकोव फ्रिगेट पर लगाया जाएगा। एडमिरल गार्शकोव रूस की नौसेना के नॉर्थ फ्लीट का वॉरशिप है। ज़िरकॉन से लैस होने के बाद रूस की नौसेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। ज़िरकॉन एक एंटी शिप मिसाइल है। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से करीब 9 गुना तेज गति से दुश्मन पर हमला बोलने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई करीब 30 फीट है। यह 1500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को भेजने में सक्षम है। यह मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड को भी ले जा सकती है। इसके साथ ही यह परमाणु हमला करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। तबाही मचा रहा कोरोना का जानलेवा वेरिएंट भारत पहुंच चुका है। चीन से लौटा एक भारतीय कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड पॉजिटिव पाया गया है। शख्स जो है यूपी के आगरा का रहने वाला है और इसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। ये शख्स शुक्रवार को आगरा लौटा था, जिसकी कोविड रिपोर्ट आज आई है। रिपोर्ट आने के बाद आगरा प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। जिनपिंग के बीजिंग मॉडल की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है और जिसके बाद चीन ने कोरोना की सच्चाई छिपाने के लिए नई चाल चल दी है और अब चीन दुनिया के साथ कोविड की डेप्थ रिपोर्ट साझा नहीं करेगा, ताकि दुनिया को चीन में कोरोना के महाविस्फोट का अपडेट ना मिल सके और चीन कुछ दिन बाद ये कह सके कि अब चीन में कोरोना ने कंट्रोल पा लिया है, काबू पा लिया है। चीन पर कुदरत की सबसे बड़ी आफत आ पड़ी है। समूचे चीन में त्राहिमाम मचा हुआ है। चीन की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना के जालिम वायरस से जान बचाएं तो कैसे,
क्योंकि चीन में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 ऐसी तबाही मचा रहा है कि हर तरफ लाशों के ढेर लग गए हैं। हम आपको चीन से आ रही ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि चीन में कत्लेआम मचा रहे कोरोना से निपटने के लिए जिनपिंग सरकार क्या कर रही है। चीन की जनता पर मौत मंडरा रही है, लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। अब तक चीन की करीब 20% आबादी संक्रमित हो चुकी है। 20 दिसंबर को एक ही दिन में 3.7 करोड़ लोग संक्रमित हो गए। ये दुनिया में अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट था। फिर भी जिनपिंग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्होंने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। इसी वजह से दुनिया भर में चीन की थू शुरू हो गई है। इस बदनामी से बचने के लिए चीन ने नई चाल चली है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने ऐलान किया है कि वो अब कोरोना के आंकड़े जारी नहीं करेगा। मतलब साफ है कि अब चीन में रोजाना कोरोना से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो रही है और कितने लोग संक्रमण से रिकवर कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी दुनिया के सामने चीन नहीं लाएगा। चीन की मीडिया पर सरकार का पहले से सख्त पहरा है, लिहाजा अब चीन में कोरोना के आधिकारिक आंकड़े दुनिया के सामने नहीं आएंगे। दुनिया की आंखों में चीन कैसे धूल झोंक रहा है, यह नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट को देखकर समझ में आ जाएगा। कमीशन ने शुक्रवार 23 दिसंबर की नेशनल कोविड रिपोर्ट में बताया कि पूरे चीन में कोरोना के महज 4128 नए केस सामने आए, जबकि 1760 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। इसके अलावा संक्रमित लोगों के सीधे संपर्क में आने वाले 28,865 लोगों को क्वारंटीन करने के बाद छोड़ दिया गया। कमीशन ने शुक्रवार को कोविड के सीरियस केसेस की संख्या सिर्फ 99 बताई, जबकि चीन में लीक हुए सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक अब तक चीन में करीब 25 करोड़ लोग यानी 18% आबादी संक्रमित हो चुकी है। जबकि 20 दिसंबर को जारी किए गए आंकड़ों में सरकार की ओर से बताया गया कि चीन में कुल 37 मिलियन यानी 3 करोड़ 70 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अब दुनिया चीन के इस झूठ पर यकीन कैसे करे, जबकि ब्रिटेन में मौजूद एयरफिनिटी नाम की हेल्थ डेटा फर्म ने दावा किया है कि चीन में रोज 10 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि हर रोज 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। एयरफिनिटी ने चीन में कोरोना के मौजूद आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि चीन में जनवरी में रोजाना संक्रमण दर 3.7 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, जबकि मार्च में संक्रमण पीक पर पहुंच सकता है। तब संक्रमण की दर 4.2 करोड़ रोजाना पहुंच सकती है। प्रोपेगेंडा में माहिर चीन कुछ ही दिनों बाद एक फेक वीडियो जारी कर सकता है, जिसमें जिनपिंग सरकार चीन में कोरोना पर कंट्रोल का दावा करेगी और सब कुछ पहले जैसा सामान्य दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन चीन की रग रग से दुनिया वाकिफ है। अब चीन के दावों पर, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। इस बीच चीन से आ रही कोरोना के कहर की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि इन्हें देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि चीन के लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही है। अब जरा चीन में कोरोना के कहर से फैली दहशत की कुछ और तस्वीरें देखिए। चीन में आई कोरोना की सुनामी में एक नए कोविड सेंटर की ओपनिंग हुई। सेंटर जैसे ही खुला, लोगों में बेड और सीट पर कब्जा करने की होड़ मच गई। मरीज दौड़ते हुए सेंटर के भीतर आए और फटाफट बेड और सीट पर कब्जा जमा लिया ताकि उनका इलाज जल्द शुरू हो सके। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को जिस तरह से सांस लेने में दिक्कत हुई थी, उसी तरह चीन में भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने सांसों का संकट खड़ा कर दिया है। मरीजों को सांस लेने में इतनी परेशानी हो रही है कि देखते ही देखते मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये महिला मरीज सांस की दिक्कत बढ़ने पर डॉक्टर को बुला रही है, लेकिन डॉक्टर नहीं आता। थोड़ी ही देर में महिला की सांसें थम जाती हैं। चीन के अस्पतालों में कोविड मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि मरीज जिंदगी बचाने के लिए लाशों के बीच बैठकर इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
ये बीजिंग के चोयांग गलियू अस्पताल की तस्वीर है, जहां एक तरफ जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ दम तोड़ चुके मरीजों के शवों को फ्यूनरल सेंटर पहुंचाने का इंतजार है। चीन से आई इस तस्वीर को देखकर यकीनन आपका कलेजा रो पड़ेगा। अस्पताल में एक पिता अपने बच्चे को एडमिट कराने के लिए अस्पताल कर्मियों के सामने घुटनों पर बैठकर मिन्नतें करने लगा, लेकिन अस्पताल में एक भी मरीज भर्ती करने की गुंजाइश नहीं थी। लिहाजा अस्पताल कर्मी भी पिता के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि गुंजाइश होती तो उसके बच्चे की जान बचाने की कोशिश जरूर करता। चीन से आई ये तस्वीर वाकई डराने वाली है। यहाँ बीच बाजार एक शख्स अचानक दम तोड़ देता है। उसके साथ बाजार आई उसकी रिश्तेदार उसे गोद में लेकर मदद के लिए लोगों को बुलाती है, लेकिन कोरोना के डर के मारे कोई भी उसकी मदद के लिए उसके पास नहीं जाता। चीन में आई कोविड की सुनामी ने अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मियों को भी संक्रमित कर दिया है। उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन स्टाफ की कमी और सरकार के आदेशों से मजबूर स्वास्थ्यकर्मी बीमारी की हालत में भी मरीजों के इलाज में जुटे हैं। चीन में सड़कें खाली नजर आ रही हैं। सड़कों पर सिर्फ वही लोग नजर आ रहे हैं जो इलाज के लिए अस्पताल जा रहे हैं। ऐसे में शंघाई शहर की ये तस्वीर देखिए। कुरियर सेंटर में पार्सल के पहाड़ बन चुके हैं, लेकिन सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। कोविड टेस्ट बूथों पर टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शंघाई में एक दिन का नवजात भी कोरोना संक्रमित हो गया। लोगों में कोरोना की दहशत ऐसी है कि शंघाई के सबसे भीड़भाड़ वाला ओरिएंटल पियरल टावर, शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट खाली पड़े हैं, जबकि शहर के सारे रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए तरस रहे हैं। जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने मौत का तांडव मचाया था, तब जिनपिंग ने दुनिया को यह कहकर अपनी पीठ ठोकी थी कि उनके एक पार्टी वाले देश ने सख्त लॉकडाउन लगाकर चीन ने बीजिंग मॉडल के बूते चीन ने कोरोना के संक्रमण पर काबू पा लिया है, जो कि भारत जैसे किसी लोकतांत्रिक देश में मुमकिन ही नहीं है। आज कोरोना संक्रमण में जिनपिंग की तानाशाही वाली सरकार की नाकामी पूरी दुनिया के सामने है, जबकि भारत ने अपने 130 करोड़ नागरिकों को कोविड टीका का डबल डोज देकर यह साबित कर दिया है कि लोकतांत्रिक सरकार में वो सब कुछ मुमकिन है जो एक तानाशाह सरकार में मुमकिन नहीं है।